पिछले पार्ट में हमने देखा था सुनही ताबीज छुपाने के लिए जानवू के घर आती है, पर दोनों में पानी को लेकर छीना झपटी होने लगती है, जिसकी वजह से पानी टेबल पर गिर जाता है। अब जब सुनही पानी साफ करने के लिए टिश्यू उठाने जाती है तो वो जानवू के बहुत करीब आ जाती है और उसी समय जीहो और दादी घर आ जाते हैं। पर अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कुछ देखा नहीं। अब आगे जीहो ने दादी के पैसे बचाने के लिए खुद को वेजिटेरियन बताया था, इसीलिए आज चारों के लिए पूरा खाना सिर्फ सब्जियों का बना था, लेकिन सबने खुशी से खाया। क्या मतलब ये लोग एक दिन सब्जियां नहीं खा सकते। खैर सुनही तो वर्मिसेली खाकर इतने मजे में थी कि हंसना बंद ही नहीं कर रही था। खाते खाते सुनही ने ये भी बता दिया कि वो सेहान की अडॉप्टेड डॉटर है। सेहान की कुकिंग भले परफेक्ट नहीं थी, लेकिन वो सुनही को बहुत प्यार करती थी। उसकी बात सुनकर घर का माहौल कुछ देर के लिए शांत हो गया। जानवू की दादी की आंखें भी थोड़ी लाल हो गई। उन्होंने सुनही को इतने मजे से खाते देखा तो उसकी कटोरी में और वर्मिसेली डाल दी। सुनही की मासूमियत देखकर जानवू थोड़ा हैरान था। उसे सुनही की मुस्कान याद आने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुनही सच में इतनी स्ट्रांग है या बस बाहर से दिखाने की कोशिश करती है। जीहो को भी हैरानी हुई, क्योंकि इतने साल तक दोस्त रहने के बाद भी उसे नहीं पता था कि सुनही अडॉप्टेड है। लेकिन सुनही बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। उसके लिए ये कोई कमजोरी नहीं थी, बस उसकी लाइफ की एक सच्चाई थी। कुछ देर बाद सुनही को मौका मिला और उसने खुद को जानवू के कमरे में खड़ा पाया। उसने ताबीज छुपाने की जगह ढूंढ ली थी, लेकिन जगह इतनी ऊपर थी कि सुनही और जीहो ने मिलकर आधा फर्नीचर गिरा दिया। दरवाजे के बाहर खड़े जानवू ने यह सब आवाज सुनी और तुरंत अंदर आया। उसने देखा कि उसका मेटल बॉक्स भी नीचे गिर चुका था। अपने सामान को ऐसे देखकर वो गुस्से में आ गया। उसने देखा कि सुनही अपने हाथ में कुछ छुपा रही है। वो पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जीहो ने तुरंत उसे पीछे कर दिया और तभी सुनही ने ताबीज को एक शेल में छुपा दिया। वो ताबीज छुपाने में इतनी खोई हुई थी कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसे घर जाकर काम भी करना था। जैसे ही वो बाहर दौड़ी, उसे जानवू की दादी ने वापस बुला लिया। दादी को पहले से पता था कि सुनही एक शामन है, लेकिन अब जाकर उन्होंने ये बात कही। जल्दी में उन्होंने बस अगली बार मिलने को कहा। उसके बाद इक्विपमेंट रूम में टीचर बैग लेटा हुआ सोच रहा था। तभी उसे याद आया कि जानवू एक नेशनल आर्चर रह चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आया है। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसे पता चला कि जानवू को अपने पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था और उसका आर्चरी करियर भी वही खत्म हो गया था। अगली सुबह सुनही फिर से जानवू को देख रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जीहो ने सुनही को याद दिलाया कि वो जानवू से थोड़ी दूरी बनाए रखे, क्योंकि उसका दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। स्कूल में उसके बारे में ये अफवाह फैल चुकी थी कि उसने डॉर्मेट्री में आग लगाई थी। बाथरूम जाते हुए सुनही ने भी ये अफवाह सुन ली, लेकिन फिर भी दोपहर के खाने में सिर्फ सुनही और जीहो ही थे जो सुनही के साथ बैठना चाहते थे। उन्हें पता था कि जानवू उन्हें दोस्त नहीं मानता, फिर भी वो दोनों उसके पीछे लगे रहते थे। असल में जानवू को बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश सुनही ही कर रही थी, पर जीहो उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, क्योंकि सुनही सिर्फ लोगों को नहीं देखती थी, वो मरे हुए लोगों को भी देखती थी। सुनही सिर्फ मरे हुए लोगों को ही नहीं देखती थी, वो ये भी समझ सकती थी कि कौन अच्छा इंसान है, और उसकी नजर में जानवू अंदर से एक नरम दिल और अच्छा लड़का था। उस रात जब जानवू घर लौटा तो उसने अपनी दादी को बहुत सारे मिक्स नूडल्स बनाते देखा। दादी ने बताया कि वो ये नूडल्स नए पड़ोसी को देने जा रही हैं, लेकिन जानवू को उन पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। वो चुपके से उनके पीछे गया और उसने देखा कि दादी ये नूडल्स शामन को देने आई हैं। ये देखकर जानवू गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने सुनही को गालियां दी और उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। वो मंदिर से सीधा बाहर निकल गया। सुनही उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि वो उसे गालियां भी दे रहा था और उसके चारों तरफ आग की लपटें थीं। उसकी आंखें लाल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जानवू इतना बदकिस्मत क्यों है। अगली सुबह जब जानवू क्लास में आया तो उसके क्लासमेट्स उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे। वो ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया और कूड़ा फेंकने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर निकल गया। जीहो ने एक नजर में सब समझ लिया। उधर आज भी सुनही क्लास में लेट पहुंच रही थी। उसने जीहो से पूछा कि जानवू कहाँ है। जब उसने सुना कि वो वेयरहाउस में है तो वो घबरा गई। वो तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और जानवू का फोन उठाकर ताबीज निकालने लगी, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वो नकली था। इसी समय वेयरहाउस के अंदर जानवू पर फायर घोस्ट ने हमला कर दिया। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच नहीं पा रहा था। पुराने दोस्तों की दर्दनाक यादें उसके दिमाग में घूमने लगी और वो टूटने लगा। सुनही बाहर से पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थी। उसके पास ताबीज नहीं था तो उसने नमक का इस्तेमाल किया ताकि फायर घोस्ट की ताकत कम हो जाए, लेकिन वो भी बेअसर रहा। तभी जीहो एक बड़ा सा स्मोक नोजल लेकर आया और उसने उसे वेयरहाउस में फेंक दिया। उसका तरीका सच में काम कर गया। जानवू किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो खतरे से निकला उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुला लिया गया। होमरूम टीचर को कहीं से सुनाई दे गया कि जानवू ने अपने पुराने स्कूल का डॉर्म जलाया था, तो उसने मान लिया कि वेयरहाउस में आग भी उसी की वजह से लगी होगी। सुनही जानती थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पर उसकी बात सुनकर भी टीचर का शक कम नहीं हुआ। सुनही इस बात से बहुत नाराज थी कि जानवू खुद को डिफेंड भी नहीं कर रहा था और वो अंदर से बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। बाहर आते हुए जानवू ने सुनही से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन उसे ये भी बोला कि वो उसकी चिंता ना करे। उसे पता था कि लोग उसकी सच्चाई पर ध्यान नहीं देंगे। उन्हें तो वही बात माननी थी जो वो सोच चुके थे। ये बोलकर जानवू वहां से
चला गया, जबकि सुनही वहीं खड़ी सोचती रह गई। जीहो ने आकर उसे संभाला, तब जाकर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। उस रात सुनही का मूड अच्छा नहीं था, इसलिए उसने मेहमानों को देखना बंद कर दिया। लेकिन तभी एक मेहमान आए, जानवू की दादी, या कहें उनकी आत्मा। मैंने ऐसा क्यों कहा ये आपको आगे पता चलेगा। उन्हें पता था कि जानवू हमेशा उनसे दूरी बनाता है, इसलिए वो खुद सुनही को हौसला देने आई है। उन्होंने बताया कि जानवू इतना शांत इसलिए है क्योंकि हर बार जब वो किसी पर भरोसा करता है तो वही लोग उसे चोट पहुंचाते हैं। उसका दुर्भाग्य तो जन्म से उसके पीछे पड़ा हुआ है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। चाहे वो जिंदा थी अब या एक आत्मा, उन्होंने हमेशा अपने पोते का ख्याल रखा था। आज वो यहाँ इसलिए आई थी ताकि सुनही जानवू के घर जाकर उसे संभाल सके, क्योंकि दादी जानती थी कि जानवू अभी बहुत अकेला और दुखी होगा। इधर जानवू ने खुद से कहा था कि वो आर्चरी छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी वो रात को ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचा और खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते देखता रहा। टीचर बैक उसे देखते ही उसके पास आए। उसे उसके पुराने स्कूल के टीचर से सारी बातें पता चल चुकी थी कि हर मैच में उसके साथ कोई न कोई हादसा होता था। टीचर जोंगसिक को तो ये तक शक था कि शायद कोई भूत ही जानवू के पीछे पड़ा हुआ है और उसी की वजह से आर्चरी टीम में बार बार मुसीबतें आती थी। टीचर जोंगसिक की टीम का रैंक गिरना शुरू हो गया था जब से जानवू टीम में आया था। बस वो एक ही था जो बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो भी उसके लिए अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि अकेला अच्छा खेलकर भी वो टीम को जीत नहीं दिला सकता था। टीचर बैक को लगा था कि बुरे लड़कों ने जानवू पर आग लगाने का झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन टीचर जोंगसिक ने तुरंत बात साफ कर दी। जानवू ने खुद माना था कि आग उसी की वजह से लगी थी। हालांकि उसने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी, पर हादसा उसकी वजह से हुआ था। इसीलिए उसके टीममेट्स ने शिकायत की कि उसने कबूल भी किया, लेकिन उसे सजा नहीं मिली। टीचर जोंगसिक खुद भी उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जानवू को बचाए या बाकियों को। आखिरकार उसने फैसला किया कि जानवू को टीम से जाने दे। टीचर बैक ने ये सब सुनकर गहरी सांस ली। उसी पल उसने तय कर लिया कि वो जानवू को अपने पास लेगा और उसे संभालेगा। टीचर बैक जानता था कि जानवू की दादी उसके लिए कितनी बड़ी जगह है, इसलिए उसने उसे समझाया, आर्चरी मत छोड़ो, अपनी दादी के लिए इसे जारी रखो। जानवू लंबे समय तक चुप रहा। उसे लोगों के नफरत करने से डर नहीं लगता था। उसे डर ये था कि अगर वो फिर से मैच खेलने गया तो लोग जो उससे नफरत करते हैं वो उसकी दादी के सामने उसकी बेइज्जती करेंगे, और ये बात जानवू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर में उसने टीचर बैक को अलविदा कहा और वहां से चला गया। टीचर बैक उसे जाते हुए देखता रहा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मन में कहा, इतना मासूम, इतना भला लड़का, ये कैसे आग लगा सकता है। जानवू अभी घर पहुंचा ही था कि उसे पता चला कि उसकी दादी दुनिया छोड़कर चली गई है। उसका दिल पूरी तरह टूट गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खाली पड़ गई हो। सुनही भी तेजी से फ्यूनरल होम पहुंची, लेकिन जैसे ही शामन वहां पहुंची, जानवू फिर से गुस्से से भर गया। उसे अभी भी लगता था कि सुनही धोखेबाज है, लेकिन सुनही उसकी बातों से टूटी नहीं। वो यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे डर था कि जानवू अकेले इस दर्द को सह नहीं पाएगा, और वो उसकी दादी को आखिरी बार अलविदा भी कहना चाहती थी। ये सुनही की जिंदगी का पहला फ्यूनरल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी माँ को कॉल किया, मगर माँ एक्सरसाइज कर रही थी और फोन काट दिया। उस रात सेहोन को गांव के मुखिया ने किसी बुरी आत्मा को पकड़ने के लिए बुलाया था। घर के बाहर फैली भारी ईविल एनर्जी देखकर ही उसे समझ आ गया कि अंदर कुछ बेहद खतरनाक है। जैसे ही सेहोन और उसकी बहन चयोंग आमने सामने हुई, उस चीज से उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम भूत नहीं बल्कि डीमन है। एक जार में छिपा हुआ शाप चयोंग ने गलती से तोड़ दिया और काली ऊर्जा हवा में फैल गई। सबको तुरंत बाहर भागने का आदेश दिया गया। सेहोन ताकतवर थी, इसलिए वहीं रुकी और दानव से भिड़ती रही, लेकिन ये दानव कमजोर नहीं था। अगर ये खुद न जाए तो इंसान इसे हरा नहीं सकते। बटलर किम ने बाकी सबको जल्दी सामान समेटकर लौटने के लिए कहा। उसी समय सेहोन ने अपने पैरों के पास एक पुरानी सी अजीब बालियां देखी। उसे नहीं पता था कि वो कब वहां गिर गई। इधर फ्यूनरल होम में सुनही अपनी माँ से संपर्क नहीं कर पा रही, इसलिए उसने जीहो को मैसेज कर दिया। उधर जांगवू के चाचा फ्यूनरल होम पहुंचे और उन्होंने तस्वीर के सामने ही उसे खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने उसे बदकिस्मत कहा, अपशगुन कहा, यहाँ तक कि बड़े चाचा तो उसे मारने ही वाले थे, लेकिन जीहो समय पर पहुंच गया और उसे बचा लिया। जब मामला शांत हुआ तो जीहो ने उसे पानी पीने को दिया और पहली बार थैंक यू कहा। जीहो और सुनही दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये थैंक यू उसके दिल से निकला था। घर लौटते समय सुनही ने मिस्टर होंग को कॉल किया। उसे पता लग चुका था कि उसकी माँ के लिए जो ताबीज बनाया गया था वो नकली था, लेकिन उसने मिस्टर होंग से कहा कि वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताएगी, और फिर उसने उससे 100 ताबीज मांगे, और जाहिर है मिस्टर होंग ने तुरंत मना कर दिया। मिस्टर होंग ने सुनही को एक ताबीज बनाने वाले कोर्स का लिंक भेजा था, लेकिन वो कोर्स बहुत महंगा था और सुनही के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उसे कर सके। असली बात ये थी कि मिस्टर होंग उसकी मदद के बदले उससे कुछ चाहते थे। सुनही सेहोन की गोद ली हुई बेटी थी, इसलिए वो किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मदद का रास्ता ढूंढ लेती। मिस्टर होंग बात खत्म करते ही फोन काट देता है। अब वो सुनही से कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था। इस बीच जांगवू घर वापस आ चुका था। दादाजी के पुराने जूते देखकर उसके दिल में दर्द उठ गया। उसे दादाजी के साथ बिताए सारे पल याद आ गए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आज से जांगवू पूरी तरह अकेला हो चुका था। अब उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं था। उधर सेहोन उस एंटीक इयरिंग को घर ले आई थी ताकि वो उसकी जांच कर सके। अभी अभी उस पर एक दानव ने हमला किया था। ये हमला जानलेवा तो नहीं था, लेकिन इससे सेहोन समझ गई कि किसी ने खुद को बलि चढ़ाकर किसी बुरी आत्मा को और शक्तिशाली बनाया
बनाया है। ऐसे मंत्रों का प्रयोग करने से करने वाले की जान भी जा सकती है। तभी बाहर से सुनही की आवाज आई। जैसे ही वो अंदर आई, वो अपनी माँ से लाड करने लगी। शामन चेओंग ने सुनही को बहुत समय बाद देखा था, इसलिए वो खुश हुई कि सेहॉन और उसकी बेटी सुरक्षित है। मौका देखकर सुनही ने अपनी माँ और चेओंग से जंगवू की बदकिस्मती दूर करने के लिए मदद मांगी, ताकि वो फिर से सामान्य हो जाए और लोग उसे नापसंद ना करें। असल में सुनही उतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो अकेले जंगवू को बचा पाए। चेओंग समझ गई कि उसकी भांजी को सलाह की जरूरत है, इसलिए उन्होंने एक पुरानी किताब उसे दी, जिसमें बुरी आत्माओं को हराने के गुप्त ज्ञान लिखे थे। लेकिन ये किताब पूरी तरह चीनी अक्षरों में थी, तो सुनही को इसे खुद कोरियन में अनुवाद करना था। ये काम सुनही जैसे पढ़ाई से नफरत करने वाले इंसान के लिए मुश्किल था, लेकिन क्योंकि इसमें शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं से लड़ने के रहस्य थे, तो उसने आराम से एक एक शब्द पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल खत्म होते ही सुनही सीधे जंगवू के घर पहुंची, ताकि देख सके कि वो कैसा है। जंगवू ने उसे देखते ही भगा देना चाहा, पर सुनही ने झूठ बोला कि वो कुछ भूल गई थी। तब जाके जंगवू ने ना चाहते हुए भी उसे अंदर आने दिया। घर के अंदर घूमते हुए सुनही पूछ रही थी कि क्या जंगवू को कुछ खाना है। तभी वो अचानक रुक गई। उसने एक भूत देखा, जो सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई मरने का इरादा रखता है। सुनही समझ गई कि जंगवू के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसने भूत देखा है। उसने बस उसकी दादी का जिक्र करके उसे हौसला देने की कोशिश की कि अगर उसकी दादी उसे इस हालत में देखती तो उन्हें कितना दुख होता। पर जंगवू ने तुरंत सुनही को बाहर निकाल दिया। जैसे ही सुनही बाहर निकली, जीहो वहां पहुंच गया। टीचर बैग के कहने पर वो जंगवू को स्कूल के आर्चरी रूम की चाबी देने आया था। उधर सेहॉन इयरिंग की असली उत्पत्ति जानना चाहती थी, इसलिए वो हैक की एंटीक गैलरी पहुंची। हैक ने पुष्टि की कि ये वही इयरिंग है जो सोआ ने खरीदा था, लेकिन उसके पास सोआ का नंबर नहीं था। अब सोआ सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर शामन बन चुकी थी, इसलिए अगर सेहॉन को उससे बात करनी थी तो उसे पहले मैसेज भेजकर जवाब का इंतजार ही करना होगा। हैक की बात सुनकर सेहॉन का धैर्य टूट गया। अब उसे सोआ से कोई संपर्क नहीं रखना था। जाने से पहले उसने हैक को चेतावनी दी कि अगर वो सोआ को कुछ बेचेगा तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे ही सेहॉन वहां से निकली, सोआ घर से बाहर आ गई। लगता है उसे पहले से पता था कि सेहॉन उसकी मामले में दिलचस्पी लेगी, इसलिए उसने हैक को पहले ही कह दिया था कि वो अनजान बने रहे। घर वापस आए ज्यादा देर नहीं हुई कि सेहॉन को फिर से जंगवू की समस्या संभालनी पड़ी। एक ऐसा भूत जो अपनी इच्छा से इस दुनिया से जा चुका था, अब जंगवू के शरीर में घुसना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुनही को यह समझना था कि जंगवू खुद जीना भी चाहता है या नहीं। सिर्फ दुनिया चाहती है कि वो जिए, ये काफी नहीं था। सुनही को लगा जंगवू अभी बहुत दर्द में है, शायद वो खुद भी नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए। तब सेहॉन ने सुनही को सलाह दी उसे जंगवू में फिर से जीने की इच्छा जगानी होगी। इसके बाद सेहॉन ने उसके लिए एक ताबीज बनाया, लेकिन कागज पर नहीं बल्कि सुनही के अपने शरीर पर लिखा गया ताबीज। अगर सुनही ये ताबीज अपने शरीर पर धारण करे और जंगवू के साथ रहे, हाथ पकड़कर या बस उसके हाथ को हल्की से छू कर, तो उसकी बदकिस्मती धीरे धीरे खत्म हो सकती है। अगली सुबह सुनही फिर से जंगवू के घर पहुंच गई, उसे स्कूल चलने के लिए बुलाने। वो उसके पीछे ऐसे चल रही थी जैसे उसकी परछाई हो, लेकिन जंगवू फिर भी उसे नजरअंदाज करता रहा। लेकिन तभी सुनही ने मौका निकालकर उसके गले के पीछे हल्का सा हाथ लगाया और तब उसने देखा कि वो भूत एक कदम पीछे हट गया है। इसका मतलब था कि ताबीज सच में काम कर रहा है। क्लास में पहुंचते ही दोनों ने देखा कि सारे बच्चे जमा होकर गायों को डांट रहे थे, क्योंकि उसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि जंगवू ने आग लगाई थी। असल में बोमिन ने ऑफिस में सुना था कि टीचर बैग और होमरूम टीचर इस बात पर बहस कर रहे हैं। टीचर बैग ने साफ कर दिया कि ये सच नहीं है। होमरूम टीचर को अपनी गलती मानकर माफी मांगनी पड़ी। सोनी ने मौका नहीं छोड़ा, वो दौड़ कर गई और जंगवू का हाथ पकड़ के उसे बधाई देने लगी। और उसी पल वो भूत जो दुनिया छोड़ चुका था पीछे हट गया। इसके बाद सुनही लगातार जानबूझकर जंगवू को छूती रही और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो भूत अब काफी हद तक फीका पड़ चुका है, लगभग गायब होने के कगार पर। जियो ने पहली नजर में समझ लिया कि सुनही कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रही है। उसे लगा शायद लोग सुनही को अजीब समझेंगे, लेकिन सुनही को उन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो बस वही कर रही थी जो उसे सही लगता था। थोड़ी देर बाद जंगवू को पता चला कि सुनही उसका पीछा करते हुए कोलंबेरियम तक आ गई है। इस बार उसने उसे भगाया नहीं। सुनही ने जंगवू की दादी की तस्वीर देखी और उसकी आंखें भर आई। जंगवू चुपचाप खड़ा अपनी दादी की हर तस्वीर को देख रहा था। बचपन की सारी यादें लौट आई। माता पिता ना होने के बावजूद उसकी दादी ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी, मजबूत, सुरक्षित और प्यार से भरी हुई। उस शाम जंगवू घर नहीं गया, वो सीधा इक्विपमेंट रूम पहुंचा। उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और एक बार फिर शूटिंग की कोशिश की। उसके तीर अब भी उतने ही शांत और स्थिर जा रहे थे। ऊपर बैठे टीचर बैग के सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। अगले दिन टीचर बैग ने बहाने बना के जंगवू को बुलाया कि आर्चरी रूम अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन असल में वो जंगवू से अकेले में बात करना चाहते थे। उनकी ईमानदार सलाह सुनकर जंगवू पहली बार सोच में पड़ गया, क्या उसे सच में आर्चरी में वापस आ जाना चाहिए। वो ये खेल 10 साल से कर रहा था, इसमें उसने अपना खून पसीना लगा दिया था। जंगवू ने अपना धनुष उठाया और हर तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। हर तीर पर वो भूत जो दुनिया छोड़ चुका था एक कदम पीछे हटता गया। दूर बैठी सुनही ये देखकर राहत महसूस कर रही थी। अगली सुबह सुनही स्कूल और भी जल्दी आई। उसने मेज पर एक प्यारा सा पिंक बेबी चार्म रख दिया। तभी जंगवू अंदर आया। सुनही को इतना जल्दी देखकर वो भी उससे अकेले में बात करना चाहता था। जंगवू समझ नहीं पा रहा था कि सुनही आखिर उसका पीछा क्यों कर रही थी। सुनही ने जवाब देने से पहले उससे एक ही सवाल पूछा, आर्चरी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। जंगवू ने अपने दिल की बात कही और जब वो अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रहा था, उसके होठों पर अनजाने में मुस्कुराहट आ गई। सुनही का दिल पिघल गया। उसे जंगवू पर बहुत दया आई। उसने कहा, बच्चों को बड़े लोगों का सहारा मिलना चाहिए, पर तुम तो बिल्कुल अकेले हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है, तुम्हारी हिफाजत के लिए। जंगवू को लगा वो उस पर तरस खा
खा रही है, लेकिन सुनही ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ये सब दोस्ती की वजह से करती हूँ। जनवू हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसी पल ऊपर वाली मंजिल पर खड़ा वो भूत धीरे धीरे धुंध की तरह गायब होने लगा। सुनही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ उठाकर जनवू से हाई फाइव मांगा, लेकिन खुशी में उसकी नजर ही नहीं गई कि इस बार वो जनवू का हाथ पकड़े हुए थी। कुछ सेकंड के लिए वो बिल्कुल जम गई। उसे क्या पता था, ये पहली बार था जब जनवू ने किसी लड़की का हाथ पकड़ा था। दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास जागा, दोस्ती या शायद प्यार। इस हाथ पकड़ने वाली घटना के बाद सुनही बादलों पर उड़ रही थी। घर आने वाले हर मेहमान को वो प्यार भरी सलाह दे रही थी जैसे वो खुद एक्सपर्ट हो। सैहान अपनी बेटी की हरकतों से परेशान हो गई। वो उसे डांटने ही वाली थी कि बटलर किम ने उसे रोक लिया। वो नहीं चाहता था कि सैहान अपनी बेटी की पहली खुशी, उसका पहला प्यार खराब कर दे। दूसरी तरफ जनवू भी कम परेशान नहीं था। सुनही का हाथ पकड़ने की याद उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उस रात सैहान अपनी बेटी को लेकर उस घर पहुंची जहां वो राक्षस रहता था। सुनही हैरान थी। उसकी मां ने घास की रस्सियां टांगी थी और लाल मिट्टी फैलाई हुई थी। सुनही ने पूछा, ये सब क्यों? सैहान ने बताया कि ये एक अनुष्ठान है, एक शक्तिशाली देवता का आह्वान करने के लिए। वो जानती है कि दानव बहुत ताकतवर है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए उसने ये तैयारी की है। सुनही ने धीरे से अपनी माँ की तारीफ की। आप कितनी हिम्मत वाली हो, चाहे डीमन कितना भी स्ट्रांग हो, आप हार नहीं मानती।